कर सकते हैं, अपने आप को और बेटर साइड पर लेकर जा सकते हैं। इन सब पे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, आपके सवालों के ऊपर भी जिनसे हम बातचीत करते हैं, हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग जानकार मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए, यानी कि आप सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए पहला तरीका है आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेसबुक और एक्स पर आप सवाल भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये ईमेल आईडी है जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम को ऐसा बन सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने का तीसरा तरीका है व्हाट्सएप नंबर, यानी कि 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सवाल भेजकर सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी। और हेमंत सर से आज हम एक रैंडम टॉपिक पे बातचीत करेंगे, क्योंकि हेमंत सर का एक्सपीरियंस इतने डिकेड्स का है कि उनको किसी टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सोचा कि आज उनसे रैंडम ही कोई ना कोई सवाल बीच में लेते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक्स पे हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों पर बातचीत कर लेते हैं। संजय सर हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है आपका? जी, तो मैंने आपका सवाल भेजा हुआ है। तो मैंने एक्चुअली लमसम इन्वेस्ट किया है काफी सारे फंड में फरवरी 2024 में। मेरा लक्ष्य जो है वो 5 करोड़ है 10 साल के लिए। मैं 10 साल में 5 करोड़ में चाहता हूँ, और मेरी मंथली इनकम है 3,40,000। तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 1 लाख से ज्यादा। तो मेरा ये सवाल है, जो मैंने फंड्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आपके पास मेरी फंड्स की लिस्ट है या मैं? मेरे पास है। तो एक बात बताएं संजय जी, आपने जो बात कही उसके हिसाब से आप 10 साल के अंदर करीब करीब 5 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य साध रहे हैं जी, और 1 लाख रुपए के आसपास की मंथली एसआईपी आप कर सकते हैं, जो आपने अभी तक की नहीं है, राइट? हाँ, मैंने एक्चुअली लमसम मैंने डाल दिया है। तो लमसम डाला है, वो 14 लाख के आसपास कॉर्पस बन चुका है, राइट? कॉर्पस बन चुका है, हाँ जी। ओके। तो अब नया निवेश जो आप करना चाह रहे हैं वो 1 लाख के आसपास रहेगा पर मंथ। तो संजय जी, क्या इसको आप समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं? हर साल मैं बढ़ा सकता हूँ। कितने हर साल बढ़ा सकता हूँ। मैं 1,50,000 या 2 लाख तक जा सकता हूँ। चलिए, ओके। तो हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक सवाल जो आया संजय जी का वो ये कि ये 10 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, ऑलरेडी 14 लाख का इनका एक कॉर्पस इकट्ठा करके बैठे हैं, और ये 1 लाख रुपए की नई पूंजी के साथ अब एसआईपी का निवेश शुरू कर रहे हैं इसके अलावा, और उसको वो ये बढ़ा सकते हैं करीब करीब 1.5 लाख, यानी 50% से 2 लाख, यानी कि 100% के आसपास का एक जंप वहाँ पर देख सकते हैं। फंड के हिसाब से इन्होंने मेजरली सारे या तो मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, और कुछ कॉन्ट्रा कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं। सो आप देखें पोर्टफोलियो कैसा है और क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए सुमित, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि इनका जो समय है 5 करोड़ का जो कॉर्पस इनको बिल्ड करना है, उसके लिए 10 साल का समय है। इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है वो लमसम अमाउंट से की है, करीब 11 फंड है उनके पास, और आज की वैल्यू उन्होंने कहा कि 14 लाख रुपए है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये यहाँ से अब एसआईपी भी कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है, पहली देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो 10 साल का समय है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसा स्ट्रैटेजी जो कॉम्बिनेशन रहता है लमसम का और सिस्टमैटिक का, हालांकि उन्होंने एक अभी शुरुआत ही की है लमसम से, आगे भी जब भी इनको समय मिले, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये उसको लमसम भी ऐड करते रहें। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहाँ से 12% के एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, इनकी जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है 14 लाख वो, और इनका जो टारगेट है, इन दो को कंसिडर करके मैं देखूं तो करीब करीब इनको 1,90,000 की एसआईपी करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अच्छी बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास कैपेसिटी है, इनकी इनकम लेवल ऐसी है कि वो 1.5 लाख से 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है, समय है, अगर ये 1,90,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाते हैं और 10 साल तक इस प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अपना इनका जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, वो पहुंच पाएंगे। तो अब हम इनके फंड्स की बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 11 फंड्स हैं। फंड्स मैं कहूंगा कि जनरली जो सिलेक्शन किया वो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि करीब 7 फंड से 7 फंड से इनका पोर्टफोलियो जो है बन सकता है। तो इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में मैं बता रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, वो 7 फंड के अंदर
2-2 लाख रुपए से उनको रीएलोकेट करेंगे ताकि सब फंड्स में बराबर की हो, और जो एसआईपी भी जो करेंगे हम वो इक्वली डिवाइड करेंगे इन 7 फंड्स के अंदर। तो ये जो फंड कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कॉन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और पॉन्ड लार्ज एंड मिड कैप। ये 7 फंड है इनके एग्जिस्टिंग फंड से। बाकी जो फंड मैंने कंसीडर नहीं किए वो भी फंड मैं कहूंगा अच्छे हैं, बट मेरा ये मानना है कि कंसोलिडेशन करेंगे तो जो सही एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में वो मिलेगा, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करना थोड़ा इजी होगा, और इन्हीं फंड्स के अंदर जैसा मैंने कहा अपनी एसआईपी करें। तो सिर्फ इनको ध्यान रखना है कि 10 साल अनइंटरप्टेडली अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें और इसको रिव्यू करते रहें। ये फंड आज अच्छे हैं, हो सकता है कुछ सालों के बाद बदलाव करने की जरूरत हो, तो ध्यान रखें उसके ऊपर। आपकी जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो इक्विटी से है। फंड जब भी जरूरत पड़े, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के बदलाव करना हो तो बदलाव। तो पहली चीज तो आप जल्दबाजी ना करें। करीब करीब 2 लाख या 1,90,000 रुपए के आसपास की आपकी एसआईपी चाहिए आपको आपके कॉर्पस को अचीव करने के लिए। और साथ साथ फंड्स में कुछ बदलाव 7 फंड आपको बता दिए गए हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी पूंजी को आप उनके अंदर फेरबदल में चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को आगे बिल्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी जोधपुर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे राजस्थान से। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार संदीप जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि मैंने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है। ओके। 4 फंड है सर, 4,000 की चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1K की है, पॉइंट का स्मॉल कैप है 1K, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है 1K, आईसीआई प्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है 1K। टोटल 4K की एसआईपी चल रही है सर। ओके। मेरा टाइम ओरिजिन है 15 to 20 ईयर्स। ओके। मैं मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता हूँ सर, और आई वांट टू इंक्रीज 2K मोर। ओके। तो एनी संदीप जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला तो आपने एसआईपी शुरू कब से की है? दूसरा, आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश की बात की है तो 15 से 20 साल बाद उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और तीसरा, जो आप एसआईपी बढ़ा रहे हैं, ये एसआईपी अभी बढ़ा रहे हैं या आप हर साल इसे बढ़ा सकते हैं? अभी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बाकी विद टाइम आगे चल के आप बढ़ा सकते हो ना? जी जी मैं। चलिए, और ये एसआईपी आपने शुरू कब की थी? तो जनवरी में करी है मैंने। इसी साल जनवरी में? जी जी सर। चलिए, तो हेमंत सर, इन्होंने एसआईपी की शुरुआत अभी हाल में ही की है और ये 4,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना चाह रहे हैं और जो होराइजन है वो ठीक है, इनके पास टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। तो 20 साल के बाद ये कितने कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे? पहला सवाल इनका ये है। दूसरा, ये कुछ समय बाद अपनी एसआईपी को और बढ़ाएंगे, लेकिन वो कब होगा पता नहीं। अभी के लिए 2,000 और बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या इन्हीं जो फंड्स इन्होंने 4 बताए हैं उसी में निवेश करें या कोई नए फंड्स का चुनाव करें? क्या इन्हें करना चाहिए? हाँ जी सुमित, यहाँ पे भी देखिए इनका जो समय है वो मैं बार बार समय की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो बिल्कुल सही रहे और आपका रिस्क प्रोफाइल भी आपको कितना समय है आपके पास उससे सामने आता है। तो करीब इन्होंने जैसा कहा कि 15 से 20 साल का समय, अगर मैं 20 साल का समय मान के चलूं तो 4,000 की एसआईपी में अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें, हालांकि मेरा ये मानना है कि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इससे बेहतर रिटर्न मिल सकती है, बट इट्स गुड टू बी कंजर्वेटिव। अगर हम ये कंटिन्यू करते हैं ये 4,000 की एसआईपी और चारों के चारों जो है एक फंड को छोड़ के जो मल्टी एसेट है बाकी इक्विटी फंड है, तो ये करीब 40 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। और जैसा इन्होंने कहा कि ये 2,000 से अपनी एसआईपी को अभी बढ़ा सकते हैं तो फिर करीब करीब 60 लाख तक का कॉर्पस ये वहां से बना पाएंगे। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं तो मल्टी एसेट को छोड़ के जो बाकी तीनों फंड्स हैं वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप, तीनों फंड अच्छे हैं। 20 साल के टाइम होराइजन के लिए उनको आप कंटिन्यू कीजिए। मल्टी एसेट जो फंड है वो काफी अच्छा फंड है, बट मेरा ये मानना है कि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप एक प्योर इक्विटी फंड में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर छोटे अमाउंट से मल्टी एसेट में जाके कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा आपको। तो उसी म्यूचुअल फंड का आईसीआईसीआई का ही एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मुझे लगता है उसकी मल्टी एसेट की जगह पे अगर आप वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो बेहतर रहेगा। और जो 2,000 रुपए इनको जो इन्वेस्ट करना है वो बेसिकली एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में और मे बी इसी फंड के अंदर आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड में वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी को 6,000 की इन्वेस्टमेंट करें। और आई थिंक एज ए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर कोशिश कीजिए, जैसा उन्होंने कहा भी है
कि जब भी पॉसिबल हो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है, जो हम टारगेट लेके चलते हैं ना, जैसे उन्होंने कोई टारगेट बनाया नहीं, तो मैं इनको पहले तो एडवाइस करूंगा कि एक टारगेट बना लीजिए कि अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए तो कितना पैसा चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, आपको पता चलेगा कितना गैप है, और फिर आप उस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं, आपको एक पर्पस मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट में, तो वो कर लीजिए। दूसरी बात, कभी कभी गोल टारगेट बनाने के बाद भी सही तरीके से आप उसको नहीं बना सकते, आपको लगता है कि 1 करोड़ में काम हो जाएगा, शायद फिर ज्यादा लगेगा। जब भी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, क्योंकि उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है वो कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस आपका बनेगा। तो जैसा मैंने कहा, एक बदलाव, और ये 2000 जो एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक बदलाव संदीप सर, और थोड़े बहुत जो नए निवेश के आयाम आपके सामने खोले हैं, आप उनके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हेमंत सर, एक चीज़ जो आपके दोनों सवालों में कॉमन मुझे दिखाई पड़ी, उसमें एक तरफ था समय की अवधि कम होना और दूसरी तरफ था समय की अवधि का बहुत होना। सो ईदर यू हैव टाइम और यू हैव मनी, इस तरह की सिचुएशन आमतौर पे होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर क्या है? क्योंकि समय जिनके पास है, जो लोग सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं या नया निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो पैसे कम रखते हैं लेकिन उनको लगता है कि अभी इतने से पैसे से क्या ही होगा, तो क्या उनके लिए वो दिन या ये तारीख पे अगर वो शुरू कर दे निवेश तो कोई बुराई नहीं है, चाहे छोटे डिनोमिनेटर के साथ वो शुरुआत करें? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये कहना आज के समय में कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता वो कहीं भी जायज है। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, 1000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। दूसरी बात, जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, जितना लंबा समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे, उतना ही इक्विटी जैसी एसेट क्लास का आपको फायदा होगा। तीसरी बात, आप छोटी छोटी रकम से आप शुरुआत जब करते हो तो आप कुछ गलतियां करते हो, उन गलतियों से सीखते हो। जब आप उस स्टेज तक पहुंचते हो कि आपके पास थोड़ा सीरियस पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक आप एक बेहतर इन्वेस्टर, एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बन चुके होते हो। तो मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो आप अपने प्रोसेस को डिले करिए, और जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। जैसा मैंने कहा, आप बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, आप सही तरीके से एलोकेशन कर पाएंगे, और जो डर रहता है एज एन इन्वेस्टर इक्विटी से, एज एन एसेट क्लास, वो आपका डर जो है कुछ समय के बाद निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़ी रकम आप छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप समय दोगे तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप हर साल अपनी इनकम के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, 5% से 10% से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं बड़ा कॉर्पस आपको बन जाएगा। तो उसके लिए ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, बड़े से बड़ा टारगेट भी आप छोटी रकम से सिर्फ एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होके और सही एसेट एलोकेशन करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो समय अगर आपके पास है और आपके पास पूंजी उतनी नहीं है तो आप शुरुआत तो कीजिए, भले ही कम पूंजी के साथ करें। विद टाइम पूंजी भी बढ़ेगी और आपका निवेश भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में होंगे। तो एटलीस्ट शुरुआत इज़ इम्पॉर्टेंट, भले आप छोटी ही रकम के साथ शुरुआत करें। अब योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी हमारे साथ, इनफैक्ट अशोक गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुप्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? तो सर, मेरा इन्वेस्टमेंट अभी 26,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, कैनरा रिबेको ओके, और एक्सिस मिड कैप में। और अभी मेरा कॉर्पस इज अराउंड 30 लाख। ओके, मैं 5 लाख लमसम इन्वेस्ट भी करना चाह रहा था, और ये सोच रहा था कि अंदाज से 15 साल में कहाँ तक पहुंचेगा। ओके, तो 5 लाख आप एक बार में डालना चाह रहे हैं, कुछ कुछ हिस्सों में डालना चाह रहे हैं? आप जैसा सलाह देंगे उस हिसाब से। चलिए, तो हेमंत सर, ये ऑलरेडी अपनी एसआईपी तो इनकी चली रही है, जो इन्होंने आपको भेजा भी हुआ है, आप देख ही पा रहे होंगे। और अपने जो नए निवेश में 5 लाख के आसपास की पूंजी निवेश करना चाह रहे हैं, एक बार में डाल दें या फिर छोटे छोटे हिस्से में, जैसा कि आप राय देंगे इन्हें, कौन से फंड्स में निवेश करना बेहतर रहेगा और अभी एक मुश्त निवेश करने का मौका सही है? इस पर मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस समय की सिचुएशन में जब हम अपने ऑल टाइम हाइस पर खड़े हैं, यहाँ एक मुश्त डालना ठीक होगा
या जो 2 दिन पहले एक बड़ी गिरावट आई, ऐसे मौके कहीं दिख जाए, उसमें एक मुश्त का बड़ा हिस्सा निकाल के डालना ज़्यादा ठीक रहेगा? नहीं, आई थिंक सुमित, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि अगर आपको लगे कि एक दिन बड़ी गिरावट है तो उस दिन आप पैसा लगा दें उसमें। देखिए, 2-3 चीजें देखने की जरूरत है। एक तो आपका टाइम होराइजन, कितना समय आपके पास है। दूसरा, ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का कितना बड़ा प्रोपोर्शन है। अगर मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 3-4 लाख का है और आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर मुझे लगता नहीं कि एक मुश्त इन्वेस्ट करने में समझदारी होगी। उसको इज ए फेज मैनर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम करंट मार्केट लाइक सिचुएशन देखें, हमने देखा कि जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, अब ये तो बहुत क्लियर हो गया कि एनडीए की सरकार बनेगी। ऑफ कोर्स बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है, उतने स्ट्रांग वो नहीं है जितने पिछले 2 टर्म में थे। तो कहीं ना कहीं जो कोएलिशन के जो धर्म होते हैं उनको निभाने की जरूरत है, थोड़े कंप्रोमाइज होंगे। बट मुझे ये लगता है कि उनका फोकस जो है जो ग्रोथ के ऊपर था, मेक इन इंडिया के ऊपर था, वो रहेगा। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो किसके पास हैं, फिर बजट राउंड द कॉर्नर है, राइट? तो बजट में पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर ये अमाउंट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा है तो आप कर सकते हैं, बट अगर वो छोटा हिस्सा नहीं है तो मेरा ये मानना है कि करीब 40% आप लमसम लगाइए और 60% ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप उसको फेज मैनर में लगाइए। उससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर भी चला गया तो एटलीस्ट 40% पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ, और अगर मार्केट नीचे गया या वॉलेटिलिटी हुई तो आपको मौका मिलता है कि आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर सको। समय है इनके पास, इक्विटी फंड में ही निवेश करें। मेरा ये मानना है कि दो कैटेगरीज हैं जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, एक मल्टी कैप कैटेगरी और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ये दो जो कैटेगरीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक मुश्त इन्वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा पैसा जैसे मैंने कहा अभी लगाइए और थोड़ा सा फेज मैनर में लगाइए। तो मुझे लगता है वो आज की मार्केट की सिचुएशन जो है उसके हिसाब से वो सही रहेगा। तो योगेश जी, आपको राय दी गई है अभी के लिए, क्योंकि बाजार थोड़ा महंगा है तो आप एक मुश्त रकम ना लगाएं, लेकिन किसी फाइन डे आपको लगे कि बाजार में गिरावट आई है, मौके अच्छे दिख रहे हैं, तब आप निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, या फिर छोटे छोटे चरणों में निवेश करते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक मुश्त डालना इस समय पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आपको राय दी गई है हेमंत सर की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हेमंत सर बने रहेंगे, उनसे रैंडम बातचीत जारी रहेगी और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हमारे साथ आज हेमंत सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों पर भी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट की अलग अलग एवेन्यूज़ को लेकर भी। लेकिन अब हमारे पास एक जो सवाल आया है वो आया है ईमेल के जरिए। अरुण कुमार अग्रवाल साहब का सवाल है लखनऊ से। 56 साल इनकी उम्र है और करीब 35,000 रुपये के आसपास की SIP चल रही है। पोर्टफोलियो 7.5 लाख के आसपास का, और ये 13 साल में कितना कॉर्पस पहुंच जाएगा, ये एक राय मांग रहे हैं। साथ ही साथ पोर्टफोलियो को लेकर भी उन्होंने राय मांगी है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी दिख रही है इनके पोर्टफोलियो में हेमंत सर, की इन्होंने किसी एक कैपिटल पे मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, यानी कि ना स्मॉल कैप ना मिड कैप, ये फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप पे ज़्यादा फोकस्ड है। सो क्या राय रखते हो आप इनके लिए? आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। आई थिंक पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, फंड्स अच्छे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पे भी थोड़े से बदलाव, थोड़े से चेंजेस करेंगे तो बेहतर रहेगा। बट उससे पहले हम देखते हैं कि वो अपने कहाँ तक, कितना बड़ा कॉर्पस वो बना पाएंगे। जैसा उन्होंने कहा 35,000 की SIP वो कर रहे हैं, करीब करीब 13.5 साल का समय है इनके पास अपने इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। और अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें और इनकी जो करंट वैल्यू है 7,20,000 की, उसको भी कंसीडर करें तो करीब करीब 1,85 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा वहां पे प्री कंडीशन ये है कि इनको अपना प्रोसेस जो है अनइंटरप्टेडली, बिना रुकावट के उसको कंटिन्यू करना है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि फंड्स अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करेंगे तो थोड़ा और अच्छा बैलेंस रहेगा। तो कुछ फंड्स जो एग्जिस्टिंग है और उसी रकम के साथ जितनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें है क्वांट मिड कैप, जहाँ पे वो 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहें। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे वो 7,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। कोटक ब्लू चिप जिसमें 4,000 कर रहे हैं वो करते रहें। और इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जहाँ पे वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी रकम को बढ़ा के वो 6,000 कर दे, ताकि जो तीनों सेगमेंट का जो एलोकेशन है वो बराबर हो।
दो कैटेगरी ऑफ फंड मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। जो बाकी 10,000 जो बचेगा वो दो फंड्स में उसको शामिल करें। एक लार्ज एंड मिड में जो बंधन कोर इक्विटी फंड होगा जिसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड कोटक मल्टी कैप जिसमें वो 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी 35,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होगी। और ऑफकोर्स जो फंड एग्जिस्टिंग जो जिसका नाम मैंने नहीं लिया, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसमें अपनी एसआईपी को बंद कीजिए। ऑफकोर्स ये कंसीडर कर सकते हैं जो फंड्स जो मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो बदलाव हो तो पोर्टफोलियो में बैलेंस अच्छा होगा, अच्छे फंड्स होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। हेमंत सर, एक सवाल और मन में उठा अभी कि अगर मान लीजिए किसी का निवेश है जिसने किसी जानकार से कहे हुए फंड्स पे ही निवेश किया और उसके फंड सिलेक्शन भी सही है और वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहा है और रीजनेबल रिटर्न भी उनको आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रिव्यू मांग रहा है, तो उस रिव्यू की सिचुएशन कितने टाइम में होनी चाहिए? क्या वो 1 साल में करे, 1.5 साल में करे, 2 साल में करे, 6 महीने में करे, उस सिचुएशन में जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो? क्योंकि अभी बाजार इतना अच्छा है कि सुचारू रूप समझना और ना सुचारू रूप होने में अंतर समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये सिचुएशन में कैसे कॉल ली जाए? इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा। देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, एसेट एलोकेशन, हम हमेशा कहते हैं कितना पैसा इक्विटी में, कितना डेट में और बाकी किसी एसेट क्लास में। दूसरा, जो आपका एक्सपोजर है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, वो आप किस तरीके से लेते हैं, वो कैसे बनाते हैं। मार्केट के मूड्स बदलेंगे। हमने अभी बात की करंट मार्केट लाइक सिचुएशन की, कभी मार्केट गिरेगा, कभी वोलेटाइल होगा, कभी बहुत अच्छे से मार्केट परफॉर्म करेगा। तो वो ऑब्वियसली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छा ही करता है। एज एन इन्वेस्टर आप अगर बहुत क्लियर हैं अपने एसेट एलोकेशन के बारे में, आप बहुत क्लियर हैं कि आपको किस कैटेगरी के फंड्स में जाना है, तो आपको रिव्यू करना जरूरी होगा, बट इसलिए नहीं कि हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है, राइट। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपकी जो कमिटमेंट होती है वो एसेट क्लास से होती है, फंड से नहीं होती। लेकिन जल्दबाजी में आपको चेंजेस नहीं करना है। आपने कहा कि 1-1.5 साल में कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 1 साल में एक बार आप उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए, ताकि अगर कहीं आपको रीबैलेंसिंग करना हो विद इन एसेट एलोकेशन, वो भी कर सकते हो। हर क्वार्टर में आप अपना पोर्टफोलियो देखते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा 1 साल के बाद देखेंगे, लेकिन जो चेंजेस करने हैं उससे क्या होगा, एक तो रिटर्न आपके टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं 1 साल के बाद। दूसरी बात, आप समय देते हैं हर फंड को कम से कम 4 क्वार्टर का, कि अगर किसी 2 क्वार्टर में उन्होंने अच्छा नहीं किया और बाद में अगर रिकवरी आती है तो फिर आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो यस, एटलीस्ट साल में एक बार अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो का रिव्यू होना बहुत ही जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, आप अगर बहुत क्लियर हैं कि अगर आपने सही कैटेगरी ऑफ फंड लिया है, अच्छे फंड, कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड लिए हैं, तो आपको मार्केट मूड के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा रिव्यू समय समय पर करना जरूरी है, और किन स्थितियों में करना जरूरी है वो हेमंत सर से अभी मैंने पूछा। लेकिन एक और सवाल जो आया ईमेल के जरिए, वो जयराम जी का है, कोलकाता से। 21,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख रुपए है। 10 से 15 साल में कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर लेंगे, ये इनका सवाल है। और लाइकवाइज इनके जो फंड्स में निवेश है वो भी वहाँ पर मेजरली फ्लेक्सी कैप है या मेजरली मिले जुले ही हैं। सो यहाँ पर भी फंड के सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही। आप क्या राय रखते हो यहाँ पे? जी, आई थिंक पहले देखते हैं इनका टारगेट या कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो जैसा 21,000 रुपए की इनकी एसआईपी है, 10 से 15 साल है, तो मैं अगर ये मान के चलूं कि 15 साल का समय वो दे रहे हैं 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से, और इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी जो 7 लाख का है, उसको अगर मैं कंसिडर करता हूं तो करीब करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनके पास 11 फंड है 21,000 के लिए। फंड अच्छे हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा फंड होने से, स्पेशली एक पर्टिकुलर गोल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 7 फंड होने चाहिए, मैं किसी एक गोल की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली इनको कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो एक तो इनके पास एलएसएस फंड है, बंधन टैक्स सेवर 1,000, वो तो इनको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो एलएसएस फंड है। बाकी जो है, जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप है, उसमें 5,000 इन्वेस्ट करें, निप्पॉन स्मॉल कैप में 3,000, प्राग पर एक फ्लेक्सी कैप में 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000 और आईसीआईसीआई ब्लू चिप में 2,000। इस तरीके से इनकी 21,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। फंड्स कम होंगे, जो एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो हो, और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो आपको रणनीति बताई गई है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। हेमंत सर, अब आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। जी देखिए, एक फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, कोटक मल्टी कैप, जिसके हमने बारे में बात की।
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, उसमें 2 फंड्स हैं, बंधन कोर और HDFC लार्ज एंड मिड, और एक फ्लेक्सी कैप है, क्वांट फ्लेक्सी कैप। ये 4 फंड है। मुझे लगता है चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे नए निवेशक हो, इन फंड्स के पोर्टफोलियोज अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो 4 फंड है, उसमें कोटक मल्टी कैप फंड, बंधन कोर इक्विटी फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। सारे के सारे फंड हेमंत सर मिक्स मार्केट कैप को ही आपने यूज़ किया है। क्या बाजार की तेज़ी यही एक वजह मान रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप की ज़बरदस्त तेज़ी है उसकी वजह से? देखिए सुमित, जब हम लार्ज और मिड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, राइट? अगर आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप इन जो कंपनीज हैं इनको इग्नोर नहीं कर सकते। एग्री। दूसरी बात, मल्टी कैप का फायदा क्या है कि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है मिनिमम 25%, राइट? तो आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती। और जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो प्राइमरीली लार्ज कैप में लगाता है 70-80% कभी कभी, और बाकी पैसा जो है मिड और स्मॉल में रहता है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कई बार कि जो आपका एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो बराबर होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये टॉप 200 कंपनीज को तो डेफिनेटली आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और रैंडमली आज हमसे बातचीत करने के लिए। कभी कभी रैंडमली बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि आज बिना टॉपिक के आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए और अपने एक्सपर्टाइज हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल और मनी में इतना ही। नमस्कार।